लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम हमारे समय के संकटों, समस्याओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं। खासतौर पर हमने फासीवाद के गहराते संकट को लेकर कई-कई कोणों से बात की है। आज जो भारत में फासीवाद का संकट गहराता जा रहा है, तो इसका प्रतिरोध जो कर रहा है, जो समाज के कमजोर, वंचित तबके, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोगों की ताकत है, वो देश का संविधान है। इस संविधान पर भी हमला करने की तरह-तरह से साजिशें हो रही हैं। तो जो लोग न्यायपालिका के शीर्ष पर बैठे हैं, उनकी बड़ी जवाबदारी है कि भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री डी वाई चंद्रचूड़ जी अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में श्री चंद्रचूड़ जी के कार्यकाल को लेके बातचीत की जा रही है। कुछ मामले हैं इस तरह के जो भारत के संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से बिल्कुल ठीक, सटीक थे। लेकिन कुछ मामले इस तरह के भी हैं कि उनमें भारत के संवैधानिक मूल्यों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता स्थापित हो नहीं पाई। तो श्री चंद्रचूड़ का कार्यकाल कितना उम्मीदों भरा रहा और कितना निराशाजनक रहा, इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज फिर एक बार हमारे साथ हाई कोर्ट के प्रतिष्ठित वरिष्ठ वकील, मार्क्सवादी चिंतक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य सचिव कॉमरेड अरविंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम। लाल जी, सलाम। जी। तो मैंने जैसा कि कहा कि श्री चंद्रचूड़ जी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए। पूरे देश में, दुनिया में उनके कार्यकाल की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि इस देश के भविष्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मामलों में उनकी भूमिका है। तो मैं चाहूँगा कि हम किस तरह उन्होंने उम्मीदें बनाई थी और किस तरह कुन कुछ प्रकरणों में निराशा भी प्राप्त हुई। मैं चाहूँगा कि इस मुद्दे पे विस्तार से आपसे बात की जाए। आपका स्वागत है श्रीवास्तव जी। जी, थैंक यू। जी, शैली जी, बात ऐसी है कि चंद्रचूड़ जी से असल में इस देश ने बहुत, और जो न्याय जगत से जिनका संबंध है या जो न्यायिक उसमें रुचि रखते हैं, जी, उन्होंने कुछ जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं पाल रखी थी। जी, और उसका कारण ये था कि जो पूर्ववर्ती जो न्यायाधीश, बहुत से मुख्य न्यायाधीश बने, जी, उन्होंने बहुत ही कई ऐसे फैसले दिए जो कि पूरी तरह से सरकार परस्त जिनको कहा जा सकता है या जन विरोधी भी कहा जा सकता है। जी, और दूसरी बात यह है कि जो पूर्व में न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश बने, उनके कार्यकाल ज्यादातर के बहुत संक्षिप्त कार्यकाल रहे। किसी का 74 दिन रहा, किसी का 6 महीने रहा। जी, चंद्रचूड़ जी को 2 साल मुख्य न्यायाधीश के पद पे काम करने का मौका मिला, जो कि एक काफी जी, लंबा समय था। जी, और दूसरी बात यह है कि अरे भैया इसको हिला दे रही जी, है। जी, जी। हाँ, दूसरी जी, बात उनको लंबा समय मिला। यह है जी, कि सबसे बेसिक बात जो हमको समझने की है, देखिए, समाज जब बदलता है, देश की राजनीतिक आर्थिक परिदृश्य जब बदलता है, तो कोई भी वर्ग उससे अछूता नहीं रहता। जी, न्यायपालिका भी उससे अछूती नहीं रहती। जी, दिक्कत यह है, मतलब दिक्कत क्या कहें, या मतलब इसको कहें कि विडंबना यह है कि अभी भी हम सोचते हैं कि जो जस्टिस कृष्णा अय्यर या पीएन भगवती या डीए देसाई के समय की जो न्यायपालिका थी, वो न्यायपालिका हमको आज भी मिले या मिलेगी, या उस तरह जी, का न्याय हमको मिलेगा। देखिए, जी, वो जो न्यायपालिका थी, एक तो उसका बैकग्राउंड आजादी की लड़ाई थी, और आजादी की लड़ाई के मूल्य उनके साथ आए थे जो जी, संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं ने जो तय किए थे, जिसमें जी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी, फिर बाद में अमेंडमेंट करके उसमें समाजवाद भी जोड़ा गया, शब्द जोड़ा गया, जी, धर्मनिरपेक्षता। तो एक संविधान के ढांचे के, और जो हिला दी यार, जी, 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 तो संविधान के ढांचे संविधान के। के
ढांचे के जो पुराना, जो वास्तव में जो उसकी आत्मा जिसको हम कह सकते हैं, अंतरात्मा कह सकते हैं, उसके अनुरूप जी, न्यायपालिका भी थी और उन न्यायाधीशों का वो बैकग्राउंड भी था, जी, पृष्ठभूमि भी थी। लेकिन जी, समय के साथ साथ और खास तौर से 1990 के बाद से, जब से नई जी, आर्थिक नीतियां मनमोहन सिंह के समय से नरसिंह राव सरकार ने लागू की, तो जी, देश का राजनीतिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य दक्षिण पंथ की तरफ उसका झुकाव हुआ। जी, इंदिरा गांधी के कार्यकाल तक वो समाजवादी भले ना थी, लेकिन मध्य से बाएं जिसको हम बोलते हैं, यह एक जी, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट थी। राष्ट्रीयकरण किया उन्होंने, कोयला जी, खदानों का, बैंकों का, प्रीवी पर्स जी, बंद किए। तो ऐसे बहुत से उन्होंने प्रोग्रेसिव कदम उस समय उठाए, जी, और इसलिए एक सोच ऐसी थी कि न्यायपालिका भी, जो गवर्नमेंट जिस तरह का मतलब चाहती है या जिस दिशा में काम जी, कर रही है, न्यायपालिका का उसको सपोर्ट मिलेगा, और मिला भी काफी हद तक। जी, और कृष्णा अय्यर जैसे न्यायाधीश, जिन्होंने पीआईएल की एक नई अवधारणा, हालांकि वो ज्यादा उसको बढ़ाया भगवती जी, साहब ने, जी, लेकिन वो एक उस पीरियड में जो न्यायपालिका थी, वो जनता के प्रति उसका झुकाव था। हाँ जी, करती बार बार, सही बात है। 6 बार करती थी जनता के चीजें, प्रति जी, बंद हो गया। उसका झुकाव था। जी, 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 हाँ, जी, जी, कहाँ जी, हाँ, आप चालू अपनी कर? बात कह रहे हैं कि उसका जनता के प्रति झुकाव था, क्योंकि वो स्वाधीनता के जो मूल्य हैं, उस पीढ़ी ने वहाँ से सीखे थे, और समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के प्रति भी उनकी पक्षधरता बहुत साफ थी। दरअसल सत्ता का जो चरित्र था, सत्ता का चरित्र उस समय सांप्रदायिक और पूंजीवादी पूरी तरह से ना था। लेकिन बाद के जो दौर आए, उस बाद के दौर में खास तौर पर आपने जैसा कि कहा कि 91 के बाद से जब पीवी नरसिम्हा राव जी का दौर शुरू हुआ और मनमोहन सिंह जी का दौर शुरू हुआ, उसके बाद जो नई आर्थिक उदारीकरण की नीतियाँ आईं, उन नई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से सत्ता का चरित्र भी बदल गया, और जब सत्ता का चरित्र बदला, तो उसका कहीं न कहीं प्रभाव न्यायपालिका पर भी आया। जी हाँ, आप ठीक बात कह रहे थे। आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, कौन? जी, आपने ठीक कहा। जी, जी, तो मैं ये हेलो। कह रहा था, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। जी, 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 तो सत्ता का बात चरित्र यह भी है कि जब नई आर्थिक नीतियां आई, जी, तो न्यायपालिका ने भी अपनी भूमिका धीरे धीरे बदलना शुरू कर दी। जी, और 2014 के बाद तो एक सिर्फ दक्षिणपंथी आर्थिक नीतियां भर नहीं, बल्कि सांप्रदायिक नीतियों पे चलने वाली सरकार, जो खुल्लम खुल्ला एक समुदाय के खिलाफ और एक सांप्रदायिक उस नीतियों के पक्ष में देश को हिंदुत्व के रास्ते पे ले जाने की बात उसने शुरू की। तो जी, न्यायपालिका ने भी ग्रेजुअली, और न्यायपालिका में जो न्यायाधीश भी आए, वो भी धीरे धीरे सरकार के पक्षधर न्यायाधीश होते गए या बनते गए। और उसके जी, बहुत से कारण हैं। हाँ, तो इसलिए क्या है कि जब चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस बने, तो चूंकि वो एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, जी, और अपनी बातों को प्रेजेंट करने का उनको बहुत अच्छा, मतलब आर्टिकुलेट करने का या प्रेजेंटेशन का ही उनको महारत हासिल है। जी, और उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की कि लोगों को लगा कि पूर्ववर्ती जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी तुलना में अब शायद कुछ बेहतर काम न्यायपालिका करेगी। जी, और उन्होंने कुछ अच्छे जजमेंट दिए भी, प्राइवेसी के निजता के मामले में अच्छे जजमेंट। उन्होंने अच्छा एक ऑर्डर किया, 377 जो समलैंगिकता को उन्होंने डिक्रिमिनलाइज किया। तो कुछ अच्छे उन्होंने फैसले दिए भी। लेकिन अगर आप देखें, तो चाहे चंद्रचूड़ जी का सवाल हो, चाहे दूसरे न्यायाधीशों का सवाल हो, जहां तक सामाजिक जो सोशल जस्टिस की बात होती, सामाजिक मामलों की बात होती है, या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जनता को कुछ रिलीफ देने की बात होती है, वहां तो न्यायपालिका कुछ अच्छे ऑर्डर या कुछ अच्छे जजमेंट कर देती है।
लेकिन जहां सीधे सीधे पॉलिसी मैटर में टकराव की बात जब आती है, सरकार को आईना दिखाने की या सरकार की बाह मरोड़ने की बात आती है गलत उसके कामों के, तब न्यायपालिका दूसरी तरफ देखने लगती है, तब न्यायपालिका आंख से आंख नहीं मिलाती। ये एक लंबे समय से ये भारत में ये लगभग चला आ रहा है। और चूंकि इनका कार्यकाल लंबा था और इन्होंने बहुत बहुत से फैसले इन्होंने दिए, इसलिए ये कहा जा सकता है कि इनका कार्यकाल ज्यादा निराशाजनक, क्योंकि फैसले इन्होंने बहुत से किए, बहुत से मामले निपटाए, और इसलिए जो ज्यादातर आप देखिए एक एक मामले को अगर आप देखें, कश्मीर का उन्होंने अनुच्छेद 370 के केस को डिसाइड किया, लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया कि 370 का वो सही था, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं दिया, कोई ऑर्डर नहीं दिया कि इसका राज्य की जो उसको उपराज्य बना दिया, उसका स्टेटहुड छीन लिया, उसको बहाल करने के संबंध में कोई ऑर्डर नहीं किया। चुनाव के लिए भी उन्होंने कह दिया कि सरकार जो है वो अंडरटेकिंग दे रही है, उस पर हम मान के चलते हैं कि सितंबर तक चुनाव करा लें, जो कराए फिर सरकार ने। पर कोर्ट ने अपनी तरफ से ऑर्डर नहीं दिया कि 10 साल से उस प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है, तो उसको आप लोकतंत्र बहाल करिए और राज्य का दर्जा जो था पहले उसको बहाल करिए, नहीं दिया। उसी प्रकार आप देखिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड में, ये तो आपने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो गलत तरीके से जारी किए गए और उसका दुरुपयोग हुआ और उसको उसका लोगों ने लाभ, सरकारी पक्ष में लाभ 70% 80% इलेक्टोरल बॉन्ड जो है भाजपा को मिले। लेकिन जो उसका अगला जो पार्ट था, जैसे सिविल केस हो या क्रिमिनल हो या कोई भी केस हो, तो उसमें पहले दोनों मतलब फैक्ट्स होते हैं, फिर उसका एनालिसिस होता है, लीगल एस्पेक्ट होता है, फिर कंक्लूडिंग पार्ट होता है, निष्कर्ष या रिलीफ पार्ट जिसको बोलते हैं, अनुतोष की इसमें हमको फैसला क्या करना है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो उन्होंने ये तो कह दिया कि ये गलत हुआ और ये गलत तरीके से जारी किए गए और एक पार्टी को, लेकिन जिन उद्योगपतियों ने, जिन लोगों ने, जिन जो काला बाजारियों ने, मुनाफाखोरों ने जो पैसा या ठेकेदारों ने पैसा दिया, तो वो एक भ्रष्ट आचरण था, उस पे इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए। ये चंद्रचूड़ जी ने ये ऑर्डर नहीं किया, तो मामला क्या हुआ कि वही है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड, ऑपरेशन सफल रहा पर पेशेंट मर गया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का केस जीत गए मगर मिला कुछ नहीं। उसी प्रकार है, उसी प्रकार इन्होंने जो है महाराष्ट्र के मामले में किया। महाराष्ट्र के चुनाव ये जो दल बदल करवाया अमित शाह ने और मोदी ने पैसे के बल पे, उस दल बदल को उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत हुआ, अवैध हुआ है। लेकिन नतीजा क्या निकला, वो विधानसभा अध्यक्ष को पहले तो खूब मौका दिया कि आप इसकी जांच करिए और इस पे फैसला लीजिए, तो उसने 1-2 साल तो उसमें लटका दिए। फिर आपने कहा कि नहीं ये गलत हुआ, असंवैधानिक हुआ और जो दल बदल कानून के खिलाफ हुआ, लेकिन उसका वास्तविक निष्कर्ष क्या निकला? सरकार खत्म हुई क्या? दल बदलुओं की सदस्यता खत्म हुई क्या? नहीं हुई। पूरे 5 साल उस सरकार ने काट लिए। तो आप एकेडमिक, जहां जो एक एकेडमिक पक्ष है वो तो आप ठीक है, वो आप उसका तो आप ऑर्डर कर देते हैं कि एकेडमिकली क्या सही था क्या गलत था, लेकिन आप जो उसका रियल जो लाभ या जो जो उसका कार्यान्वयन होने वाला जो पक्ष है उसको आप हर बार, क्योंकि उसमें सरकार के खिलाफ होता है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उन्होंने फैसला दिया, अच्छा फैसला दिया। पुराने फैसले को उन्होंने पलटा और कहा कि नहीं इसका लेकिन फिर एक 3 जजों की बेंच अब डिसाइड करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा किस प्रकार दिया जाना। अरे भाई, जब 7 जज इसको सुन रहे हैं तो आप इसको भी डिसाइड कर सकते थे, वंस फॉर ऑल आप इस मैटर को क्लोज कर सकते थे, वो आपने नहीं किया। अब फिर एक 3 जजों की बेंच सुनेगी और कितने साल तक सुनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं हो, फिर उसमें कितना रिव्यू लगेगा और क्या होगा। तो हर फैसला आप इनका देखिए, हर फैसले में कंक्लूजन कोई मतलब निर्णायक पक्ष वो उसमें
चंद्रचूड़ जी के फैसलों में निर्णय कुछ नहीं है। एकेडमिक डिस्कशन अच्छा कि क्या गलत है, क्या गलत, क्या सही है, जैसे होता है ना कि आज 20-20 साल जजमेंट नहीं होते, तो हम सबसे यही कहते हैं कि न्याय नहीं मिलता कोर्टों में। आजकल फैसला मिलता है कि सही क्या था और गलत क्या था, न्याय वो है जो तुरंत मिले, तो न्याय नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात अभी जो उन्होंने एक फैसला उन्होंने दिया इसके हाँ, चंडीगढ़ वाला जो चुनाव था मेयर वाला, उसमें भी उन्होंने उसको इलेक्शन ऑफिसर को बुलाया, उसको भरी कोर्ट में कहा कि तुम डाकू हो, तुम ये हो, तुमने चीटिंग की है फलाना, लेकिन उसको कोई दंड प्रस्तावित किया क्या? नहीं किया, क्योंकि भाजपा का नेता था। तो इस प्रकार आप देखिए उनके तमाम फैसले पढ़ने में बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन आपको उसमें मिलेगा कुछ नहीं। और अभी जो उन्होंने किया, अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद अभी जो उसके पहले जो एक फैसला किया जो उन्होंने अनुच्छेद 39B के अंतर्गत की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो समुदाय के हित के लिए, कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है, उसका अधिग्रहण किया जा सकता है। इसको उन्होंने जो है 1978 के जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल किया। ठीक है, तो एक तो ये फैसला जो है ये एक समाजवादी अवधारणा के खिलाफ है, जिसमें मतलब सार्वजनिक मतलब कोई भी संपत्ति जो है समाज के हित के लिए उसका उपयोग होना चाहिए या सरकार उसका उपयोग कर सकती है। सन 78 के जजमेंट में कृष्णा अय्यर साहब ने इसको बहुत इलेबोरेट करके एक अपना ओपिनियन दिया था कि ये संपत्ति, निजी संपत्ति का मतलब क्या है और समाज के प्रति ये क्यों इसको सामाजिक हित के लिए या पीड़ित पक्ष के लिए, कमजोर पक्ष के लिए इसको क्यों इसको एक्वायर किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, या निजी संपत्ति कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है किसी का। तो उन्होंने उसको पलट दिया। तो एक तो ये जो संविधान में जो फंडामेंटल जो हमारा जो है मतलब बेसिक स्ट्रक्चर और भूमिका में भी है, जिसको भाजपा हटाने की बात बार बार करती है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के शब्दों को हटाना चाहिए। तो ये एक तो समाजवाद के उसके खिलाफ है, विचारधारा के अवधारणा के खिलाफ है। मगर सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जस्टिस कृष्णा अय्यर वो एक खास विचारधारा से प्रेरित थे, राजनीतिक विचारधारा से और आर्थिक नीतियों से, और इसलिए उन्होंने जो अपना ओपिनियन दिया था या जजमेंट दिया था 1978 का कर्नाटक स्टेट का केस है वो, प्राइवेट बसों का अधिग्रहण करके राज्य परिवहन में उसको शामिल करने का, उसमें उन्होंने बोल दिया कि आपने कृष्णा अय्यर ने जो है वो देश के प्रति बड़ी डिससर्विस, मतलब देश की कुसेवा की है, देश को नुकसान पहुंचाया है। मैं समझता हूं कि ये उनका बहुत ही खराब, उनका ये जो था, जो उन्होंने जो टिप्पणी की, और इसलिए जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस सुधांशु धूलिया को ओपनली कहना पड़ा। और नागरत्ना ने तो उस पर काफी कुछ कहा, सुधांशु धूलिया साहब ने तो कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, पर उन्होंने तो नागरत्ना ने तो साफ बोला कि वो हमारे भारत के ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जज और ही वाज ए जुडिशियल ल्यूमिनरी, और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी उचित नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम एक संस्था के तौर पे काम करते हैं, व्यक्ति के तौर पे नहीं। आज तक आजादी के इतिहास के बाद देखिए, विचारधारा तो हर व्यक्ति की होती है, कोई भी जज हो, कोई बिना विचारधारा के तो कोई व्यक्ति होता नहीं है। अब पहले भी विचारधारा लोग रखते थे, आज भी रखते हैं, मगर फर्क यह है कि पहले जब जज की कुर्सी पे बोलते थे तो प्रेमचंद की जो कहानी थी पंच परमेश्वर, जो उसका पालन करते थे, है ना, कि न्याय की गद्दी पे तो उसका पालन करना। लेकिन आज के जो जजेस हैं वो ये देख रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या बनेगा, हमको मलाई मिलेगी कि सजा मिलेगी, है तो उस हिसाब से कर रहे हैं। और बेशर्मी के साथ बंगाल के एक जज ने रिटायर होते समय कहा कि मैं तो पुराना आरएसएस का आदमी हूँ, रिटायर होके फिर आरएसएस का काम करूंगा। और एक जज ने कहा कि मेरे तो भाजपा से संबंध है, आज इस्तीफा दिया, कल भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ गया। तो ये बेशर्मी विचारधारा पहले भी रही है। मध्य प्रदेश में भी हम जानते हैं, आशाराम तिवारी थे, लोढ़ा थे, वो थे, कई ऐसे जज थे जो आरएसएस बीजेपी से जुड़े थे, दूसरी पार्टियों से भी जुड़े जजेस रहे, मगर उन्होंने पब्लिकली कभी ये एक्सप्रेस नहीं किया
कि हम विचारधारा के आधार पे कोई जजमेंट दें या विचार। जहां तक डिस्क्रिशन का, जो विवेकाधिकार का सवाल है, उस विवेकाधिकार को आप किसी पक्ष के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं रिलीफ देने में, लेकिन जब आप कोई फैसला करते हैं, केस डिसाइड करते हैं, तो आपको संविधान और कानून का जो चौखटा है, फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ जिसको हम कह सकते हैं, आपको उसी के हिसाब से फैसला। आप उस समय ये नहीं कह सकते कि हमारी विचारधारा इसलिए भले ही कानून परमिट नहीं करता पर हम ऐसा फैसला देंगे। तो इन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि कृष्णा अय्यर ने जो फैसला दिया वो विचारधारा के कारण दिया, संविधान के आधार पे नहीं दिया। तो ये बहुत ही मतलब, हाँ। और इसी प्रकार अब आप देखिए, जैसे जैसे उनका रिटायरमेंट आया, उन्होंने राम जन्मभूमि के बारे में क्या कह दिया। बेसिक बात क्या है, जब फैसला आया था तब ये कहा गया कि उसमें किसी जज के दस्तखत नहीं है, उसको ये माना जाए कि ये एनानिमस मतलब यूनानिमस जजमेंट है, मतलब सर्वसम्मत है। लेकिन अब रिटायरमेंट आने के पहले ऐसा लगता है कि भाजपा को या नरेंद्र मोदी जी को पता चल जाए कि ये फैसला हमने लिखा था, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि मैंने भगवान से जो है उसके सामने बैठा और उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन दिया, तो मैंने। अब ये तो देखिए, इतिहास में ये दर्ज है, न्यायिक इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है राम जन्मभूमि का फैसला। ये एक सिविल सूट था, जमीन के हक का मामला था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट तक ने उसी आधार पे डिसाइड किया था। ये कोई पंचायत वाली वो नहीं थी कि यहाँ पे मंदिर बना दो और 5 किलोमीटर दूर तुम वहां जगह दे दो। किसने मांगी थी जगह? उस मुकदमे के किसी पक्षकार ने, मुस्लिम पक्ष ने मांगा था क्या कि हमें 5 किलोमीटर दूर जगह दे दो? दावा किस बात का था? आपने फैसला क्या किया? तो जो जज बने थे उसमें, जो बेंच में थे, वो सभी जज उपकृत हुए कोर्ट से। अशोक भान उसके ट्रिब्यूनल के वो बन गए, रंजन गोगोई राज्यसभा में चले गए, अब्दुल नजीर साहब गवर्नर बन गए। अब जजमेंट जो लिखा था, अब ये एक्सपोज हो गया कि चंद्रचूड़ साहब ने मिला था, तो अब लिखा था, तो अब इसका क्या रिवार्ड इनको मिलेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन उन्होंने इस तरह कह के, तो ये क्या माना जाए कि भगवान ने कहा कि भाई मेरे पक्ष में फैसला देना, क्योंकि वो तो रामचंद्र जी की मूर्ति के सामने बैठे होंगे ना। रामचंद्र जी ने कहा कि भाई फैसला मेरे पक्ष में करना तुम, तो इन्होंने उनके पक्ष में कर दी। कितनी हास्यास्पद बात है कि आप एक संविधान की जगह, कानून की जगह आप इस तरह की बात कर रहे हैं। फिर नरेंद्र मोदी को आप बुला के आपने पब्लिसिटी, तो बोल रहे हैं प्राइवेट मीटिंग थी। प्राइवेट मीटिंग तो आप कैमरे क्यों लगाए? आपने कैमरे प्रचार क्यों करवाया? प्रधानमंत्री को क्यों बुलाया? और अब तो बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, आप तो रिटायर हो रहे थे 2 महीने बाद। अब तो आप कुछ करने के लिए ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि प्रधानमंत्री से कोई विशेष बात आपको करना हो। तो आप क्यों बुलाया आखिरी समय में, जब पूरे टेन्योर में नहीं, करीब करीब वो मेरे ख्याल से 8 या 9 साल सुप्रीम कोर्ट में रहे, 10 साल के करीब। तो 10 साल में आपने कभी नहीं बुलाया, तो आखिरी समय में आप रिटायरमेंट के पहले आपको अचानक जरूरत क्यों पड़ी प्राइम मिनिस्टर को बुलाने की? फिर एक टिप्पणी की कि सरकार का, ये कोर्ट का काम जो है विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं है, कोर्ट अपना काम करती है, और हमारे फैसले अच्छे होते हैं तो कुछ लोग तारीफ करते हैं, बुरा होता है तो लोग हमारी निंदा करने लगते हैं। ये टिप्पणी करने की आप क्या जरूरत थी? किसने कहा कि आप विपक्ष की भूमिका निभाएं? तो सरकार को और सत्तारूढ़ पक्ष को खुश करने के लिए लगातार रिटायरमेंट के पहले जो उनका जो कंडक्ट जो था वो बहुत ही दुखद था। हालांकि ही इज ए बहुत मतलब हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन, इसमें कोई शक नहीं, और उन्होंने बहुत कई अच्छे वो भी किए। लेकिन एक और बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जो उन्होंने जजमेंट दिया था। देखिए, जब ये राम जन्मभूमि का आंदोलन चला और फैसला हो गया, तब सरकार ने एक कानून बना दिया था कि 1947 की स्थिति में जो धार्मिक स्थल जिस हालत में है वो उसी स्थिति में रहेंगे। लेकिन जब ज्ञानवापी और मथुरा का मामला जब आया और उस पे जब सुप्रीम कोर्ट ने मामला गया, ये मामला उठाया गया कि साहब ये एक्ट है और इसलिए अब इन मामलों में, ज्ञानवापी मामले में या मथुरा के मामले में कोई जांच नहीं हो सकती, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती,
तो चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि नहीं, पुरातात्विक दृष्टि से ये पता लगाने के लिए जांच की जा सकती है कि वहां पे क्या था। अब इसका मतलब क्या है? पुरातात्विक दृष्टि से जांच क्यों कराना चाहते थे आप? पुरातात्विक क्यों कराना चाहते? अब वो पंडोरा बॉक्स खुल गया, फिर शुरू हो गया। वो मथुरा में मंदिर है कि नहीं, रोज जांच हो रही है, सर्वे हो रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले आ रहे हैं। फिर वहां पे उन्होंने कहा वो फव्वारा है कि शिवलिंग है, टब है कि क्या है, पूजा का। फिर वो 2 महिलाओं ने पिटीशन लगा दी कि वहां पे हमको पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ज्ञान वापी मस्जिद के बाजू में जो सो कॉल्ड मंदिर है उसमें। फिर उसमें उनको राइट दे दिया गया पूजा करने का। तो अल्टीमेटली तो आपने उस एक्ट की धज्जियां उड़ा दी ना। और एक सांप्रदायिक, स्थायी रूप से सांप्रदायिक ये चलता रहे, उपद्रव चलता रहे, घृणा का वातावरण बना रहे और एक झगड़ा चलता रहे कि जो भाजपा का जो नारा था कि अभी तो लिया क्या, राम मंदिर और मथुरा काशी बाकी है। हाँ, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये नारे को साकार करने का काम चंद्रचूड़ साहब ने ही किया है। तो इसलिए हाँ, फिर उसी प्रकार जस्टिस लोया का मामला था। लोया का मर्डर किस तरह संदेहास्पद परिस्थितियों में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन ये लगी थी कि भाई इसकी जांच तो की जाए, तो जांच करने तक से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं इसमें कोई जांच की जरूरत नहीं और ये पिटीशन दुर्भावना पूर्वक लगाई गई है। तो दुर्भावना पूर्वक लगाई गई है या सद्भावना पूर्वक सिर्फ इन्वेस्टिगेशन मांगा गया था, कोई किसी को फांसी पे टांगने की तो प्रार्थना नहीं थी या सजा देने की, लेकिन उसको आपने खारिज कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बार बार बोलते हैं बेल नॉट जेल, मतलब सबको जमानत होना चाहिए और सबको जमानत होना चाहिए, मगर उमर खालिद को कितने दिन हो गए जेल, शर्जील इमाम को कितने दिन हो गए जेल में, और उन जैसे कितने लोग, और जो कोरेगांव में जो लोग गिरफ्तार हुए, कितनी मतलब पीड़ादायक परिस्थितियों में, शायद जीएन साईं बाबा हो या जो मर गए जेल में स्टैनली, फादर स्टैनली हो, कितना उनके ऊपर अत्याचार हुआ। और बाकी भी जो उस समय एनआरसी सीए के समय जो लोग पकड़े गए, सफूरा जरगर से लेके नताशा नरवाल और तमाम, कितना उनको मतलब उनके बाद टार्चर हुआ और सब हुआ। आप अर्णब गोस्वामी को शाम को, रात को कोर्ट खोल के बेल, लोग आज भी इस बात के लिए करते हैं कि अफजल गुरु के लिए कोर्ट बैठी और उसका फांसी की सजा की उस पर सुनवाई रात में की, लेकिन ये नहीं बताते कि अर्णब गोस्वामी जैसा नफरती जहरीला व्यक्ति, उसको आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे जो सरासर झूठे प्रचार कर रहा है अपने टीवी चैनल में बैठ के कि वहां सनातन साधुओं की हत्या जो है पालघर में जो है सोनिया गांधी के लोगों ने करवाई, एजेंटों ने करवाई, इसने करवाई, और तमाम तरह की बात, उसको आपने तुरंत मतलब 6 घंटे के अंदर जमानत दे दी। और इतने लोग, कितने, सद्दीक कप्पन कितने दिन जेल रहा, जो फैक्ट चेकर था वो जुबेर, वो कितने दिन जेल रहा, डॉक्टर कफील कितने दिन जेल रहे, ऐसे हजारों उदाहरण। और पूरे देश में इस तरह से लोग गिरफ्तार होकर जेलों में सड़ रहे। अगर आप जेल नॉट बेल, और आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, मतलब न्यायिक मुखिया हैं इस देश के, तो कोई ऐसा आपने आदेश क्यों नहीं जारी किया कि जो लोग भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, जो 4 महीने 6 महीने जेल काट चुके हैं, उन सभी को जमानत पे रिहा किया जाए। क्योंकि ईडी ने और सीबीआई ने एक नया हथकंडा अपना लिया है कि वो चार्जशीट पेश हो गई, जमानत अर्जी लगी तो बोले हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करना चाहते हैं, तो फिर चल जाता है मामला, फिर जमानत पे सुनवाई हुई तो फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट। तो 4 साल हो गया उमर खालिद को और शर्जील इमाम को और ऐसे लोगों को जो 4-4 साल से जेलों में सड़ रहे हैं। तो क्या इस तरफ इनका जो कोमल हृदय है, इन लोगों को देख के क्यों नहीं पिघला? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इनका जो एटीट्यूड था, अनफॉर्चुनेटली लोगों को, पहले देखिए मैं तो बहुत वाच करता हूँ, देखता हूँ जो हमारे जो लीगल एक्सपर्ट जो सोशल मीडिया में, एनके सिंह साहब या जो फैजान मुस्तफा साहब,
शुरू में जी। इन लोगों ने काफी मतलब इनकी तारीफ की, और तारीफ करने का एक कारण भी लगता था कि बहुत उदारवादी, हाँ, निजता के समर्थक, और 377 को डीक्रिमिनल, सबरीमाला में महिलाओं को प्रवेश के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया, तो लगता था कि एक बहुत प्रोग्रेसिव और एक बहुत लिबरल और एक ह्यूमन कंसिडरेशन वाला चीफ जस्टिस है। लेकिन वो सब मामले वहीं तक सीमित रहे जहां तक सरकार के उसको पकड़ने का सवाल, जिसको कहते हैं ना कि बैल को सींग से पकड़ना, तो जब बैल को सींग से पकड़ने का सवाल आया, जब भी आया, तब हाथ कांप गए और छोड़ दिया। और आखिरी समय में तो लगातार इनका जो एक के बाद एक जो उनका जो रहा, अभी वो एक एक्सप्रेस अड्डा में भी उन्होंने कहा कि मेरे को लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैंने इतना काम किया। भाई काम किया तो इसका अप्रिसिएशन जो है वो कभी किसी जज ने नहीं कहा कि मैं जानने के लिए उत्सुक हूं कि मेरा कैरियर, मेरा काम को लोग कैसे जज करेंगे। ये तो लोग जज करेंगे, जैसे कृष्ण अय्यर को आज भी जज कर रहे हैं लोग, हाँ, आज भी जज कर रहे हैं ना। कितने साल पहले थे वो जज, आज भी माना जाता है ना कि भारत के बेस्ट जजेस में से थे वो, है, आज भी माना जाता है। तो इसके लिए कहने की जरूरत नहीं होती है, करने की जरूरत होती है, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, और जो किया वो सरासर सरकार के पक्ष में किया, इसलिए आपको ये। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि चंद्रचूड़ साहब का जो कार्यकाल जो रहा, वो आशाओं से शुरू हुआ और निराशाओं के गर्त में जाके खत्म हुआ, जिसको कहते हैं कि आकाश से गिरे और खाई में गिरे। तो एक्चुअली कुछ उस तरह की बातचीत जो है वो इस मामले में, चंद्रचूड़ जी के मामले में हो रही। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब UR ललित चीफ जस्टिस बने 74 दिन के लिए, वो अमित शाह के वकील रहे थे। लोगों ने कहा अरे वो अमित शाह के वकील रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट के पक्ष में करेंगे ये पर उन्होंने 74 दिन के अपने कार्यकाल में कोई ऐसा वो नहीं किया कि जिससे उनके ऊपर कोई ये उंगली उठाए कि वो सरकार के पक्ष में मतलब उन्होंने कुछ किया है। बल्कि जो मामले ठंडे बस्तों में पड़े थे, जो ये 370 का मामला, इलेक्टोरल मामला, ये सब असल में उन्होंने ही ऑर्डर किया था कि जितने इस तरह के मैटर जो संवैधानिक मुद्दे जिनमें इन्वॉल्व हैं, उनकी सुनवाई इतने इतने सालों से पड़ी है, लंबित पड़ी है, नोटबंदी के और दूसरे, तो उन्होंने ही ऑर्डर किया था कि इन सब मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच गठित की जाए और सुनवाई की जाए, जिसको फिर चंद्रचूड़ साहब ने और दूसरे जजेस ने सुना। तो वो तो शाह के वकील थे सोहराबुद्दीन केस में और उसमें, पर उन्होंने अपने आचरण से बिल्कुल इस तरह से वो नहीं होने दिया कि वो किसी के पक्ष में या सरकार के पक्ष में है। बहुत उन्होंने 74 दिन का कार्यकाल अपना बहुत निष्पक्ष रूप से वो किया। लेकिन नहीं तो ऐसे भी न्यायाधीश हैं, RM शाह रहे, अरुण मिश्रा रहे, जो खुलेआम नरेंद्र मोदी की तारीफ कि ये तो हमको भगवान की गिफ्ट है और ये हैं देवदूत हैं, क्या क्या नहीं कहा। और आज भी देखिए मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जमानत हो रही, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक दो जजेस ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, जो जिनका इंक्लिनेशन जिसको बोलते हैं, जिनका झुकाव जो बोलते हैं, वो पूरी तरह सरकार के पक्ष में और मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति या उसके प्रति थोड़ा उनका जो जो रुख है वो कड़ा रुख है थोड़ा, या वैसा रुख है। इसलिए वो वहां केसेस लगते हैं तो लोग अवॉइड भी करते हैं कई बार बहस करने से, ये मान के कि यहाँ से आपको वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ। और जैसे दूसरे साइड में भी अगर आप बात करें जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में, कॉलेजियम की कितनी रिकमेंडेशन केंद्र सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। जब वो संजय किशन कौल की पीठ में जब केस चल रहे थे कि भाई सरकार कॉलेजियम की रिकमेंडेशन को क्यों नहीं मानती, क्यों नहीं अपॉइंटमेंट कर रही सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्टों में, या एलिवेशन जो चीफ जस्टिस की पोस्ट पे, जैसे अकील कुरैशी साहब बिना चीफ जस्टिस बने रिटायर हो गए। मुरलीधर जो है कहा जाता है कि बहुत ही अच्छे जज थे, उन्होंने वहां पे वो अनुराग ठाकुर के खिलाफ ऑर्डर कर दिया था कि ये गोली मारो सालों को बोलने वाले नेता के कार्रवाई करो,
तो 8 घंटे के अंदर जो है उनका ट्रांसफर हो गया और फिर वहां से उनको चीफ जस्टिस उड़ीसा का बना दिया, छोटी कोर्ट का, और वहीं से वो रिटायर हो गए। उनका एलिवेशन भी नहीं हुआ और कॉलेजियम ने मद्रास में उनका ट्रांसफर चीफ जस्टिस के रूप में रिकमेंड किया था, उसको माना भी नहीं सरकार ने। तो ये इस तरह से बहुत से मामले हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि जो 6-6 महीने 1-1 साल पहले जो रिकमेंड हुए थे चीफ जस्टिस बनाने के लिए, उनको तब रिकमेंड कर रहे हैं या तब उनके ऑर्डर जारी कर रहे हैं जब उनके टर्म के 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना बचा है। मतलब एक तरीके से सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे वाली बात जो है कि हमने कॉलेजियम की रिकमेंडेशन मान भी ली लेकिन उनको काम करने का मौका भी नहीं दिया। ऐसे तमाम उदाहरण है कि 8 दिन के लिए चीफ जस्टिस बना है, कोई 15 दिन के लिए चीफ जस्टिस बना है, कोई 1 महीने के लिए, जबकि उनकी रिकमेंडेशन 1-1 साल पहले से हुई थी। तो इसमें भी ये कोई, और उल्टा जो संजय किशन कौल की बेंच से इन्होंने, जब संजय किशन कौल ने कहा कि हम बहुत कड़ा एक्शन सरकार के खिलाफ ले सकते हैं इस मामले में, लगातार अवहेलना हो रही है हमारे आदेशों की, तो उनकी कोर्ट से मामला वापस ले लिया और दूसरी बेंच को दे दिया। उन्होंने इस पे बड़ी खुल के निराशा भी व्यक्त की, भाई मैं क्या बोल सकता हूँ। तो ये है। तो एक्चुअली इसलिए इनका जो असेसमेंट किया जाएगा वो कोई बहुत इस रूप में नहीं, अच्छा असेसमेंट एकेडमिक रूप में भले ही उनका अच्छा वो कर दिया जाए, तो जस्टिस कृष्णा अय्यर से बड़े तो एकेडमिक कोई वो था नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन भर नहीं किए बल्कि उन्होंने आम जनता को, गरीबों को, मेहनतकश वर्ग को, दलितों को, कमजोर वर्ग को न्याय भी दिया। चंद्रचूड़ साहब ने एकेडमिक डिस्कशन बहुत अच्छे किए पर न्याय नहीं दिया, बल्कि सरकार के पक्ष में ही हमेशा खड़े रहे। इसलिए इनका एक कार्यकाल कोई बहुत इतिहास में अच्छे स्वर्ण अक्षरों में दर्ज नहीं किया जाएगा अगर वो ऐसा सोचते हैं। नहीं, आपने ठीक कहा। और जो फैसले भारत के संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से ठीक ना थे, उन फैसलों को लेके श्री चंद्रचूड़ जी हमेशा सवालों के कटघरे में खड़े रहेंगे कि आप कर सकते थे लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो कॉमरेड श्रीवास्तव जी, आज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई और ये बातचीत निश्चित रूप से भारत के संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी समझ को और ज्यादा डेवलप साफ करने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकेगी और ये समझ निश्चित रूप से फासीवाद के खिलाफ हमारे प्रतिरोध को भी और ज्यादा प्रखर और मजबूत कर सकेगी। इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आखिरी में 2 मिनट 2 लाइन ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को आने वाले समय में और ज्यादा मतलब कोई एक्सेप्शनली, देखिए पहले कोई ऐसा होता था कि ज्यादातर जजेस अच्छे और न्यायप्रिय होते थे और कुछ एक्सेप्शनली इस तरह के दक्षिणपंथी विचारधारा के उस तरह के जज होते थे जो सरकार के पक्ष में या उद्योगपतियों के पक्ष में वर्कर्स के खिलाफ खड़े होते थे। अब उल्टा होता जा रहा है। अब अधिकांश जज देखिए जो बन रहे हैं, वो जज कौन बन रहे हैं, वो जो बड़े बड़े कंपनियों के, कारपोरेट घरानों के जो वकील हैं, बड़ी कंपनियों के जो वकील हैं, जो जजेस के लड़के हैं, बड़े टॉप लॉयर्स के जो लड़के या रिश्तेदार हैं नेता, वो जज बन रहे हैं। तो इसलिए हमको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि भविष्य में हम हर बार सोचते हैं कि चलो ये गए अब कुछ बेहतर होगा, तो कोई एक्सेप्शनल कोई जज बेहतर हो सकता है कि कोई आए, मगर ओवरऑल अगर समग्र दृष्टि से अगर आप सोचें तो आने वाले समय में आपको कोई बेहतर न्यायपालिका, जनप्रिय जनपक्षीय न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्ष न्यायपालिका, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए, लड़ने के लिए, मतलब रक्षा करने वाली न्यायपालिका आपको मिलेगी, ऐसी उम्मीद पालना नहीं चाहिए और उस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए जहां हो सकता है कि वो कह दे, कोर्ट भी कह दे। आप बताइए, मैं एक शब्द बोलता हूं कि लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल कोर्टें कैसे करती हैं, कहाँ है वो टर्मिनोलॉजी किसी लीगल उसमें, लव जिहाद पर आजकल जजेस भी बोलते हैं। अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया एक शादी को, 4 साल से वो लोग जो रह रहे हैं दोनों तैयार है, कोर्ट ने स्टे कर दिया
कि साहब वो लव जिहाद है और ब्रेन वॉश, जबकि वो हथिया वाले मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका पहले केरल के। जी जी पर जी अब जी सुप्रीम कोर्टें भी अब लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। तो आने जी वाले दिनों में हम लोगों को कोर्टें कहेंगी कि ये नक्सल, अर्बन नक्सल हैं ये लोग। सही बात। वो तो हाँ, गिरफ्तार होंगे तो ये कहेंगी, कोर्टें भी कहेंगी, सरकार कहेगी कि साहब ये लोग अर्बन नक्सल हैं, कोर्ट भी कहेगी कि हाँ ये अर्बन नक्सल है। हाँ, संघर्ष बढ़ता स्थिति ही आ जाएगा। हैं? संघर्ष हाँ, बढ़ता ही जाएगा और ये जब तक श्री नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की सरकार है, तब तक ये संघर्ष बढ़ता ही जाएगा। तब तक न्यायपालिका से बहुत ज़्यादा उम्मीदें की नहीं जा सकती, जब तक श्री नरेंद्र मोदी और उन जैसे लोगों की सरकारें हैं। खैर, आम जनता को संघर्ष और प्रतिरोध तो करना ही होगा इस पूंजीवादी, बुर्जुआ, शोषणकारी व्यवस्था को बदलने के लिए। तो कॉमरेड श्रीवास्तव जी, आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई। आपको तहे दिल से शुक्रिया। आपको थैंक लाल सलाम, लाल सलाम आपको। और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। लड़ेंगे और जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। लाल सलाम, लाल, लाल।